नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरा आंदोलन बन चुकी है। रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स और अंश है वो एक कहानी बताते हैं। एक सफल लेकिन बुरी तरह टूटी हुई उद्यमी, एक टैलेंटेड लेकिन भटका हुआ कलाकार और एक बेहद रहस्यमयी अरबपति की। और इन सब किरदारों के जरिए किताब एक बड़ा दावा करती है, अपनी सुबह को जीतो और अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर ले जाओ। बिल्कुल, और इस किताब को लिखने का तरीका ही इसे सबसे अलग बनाता है। ये कोई सूखी सी सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। सही बात है। शर्मा ने पर्सनल मास्टरी और दुनिया बदलने वाली उत्पादकता के सिद्धांतों को एक थ्रिलर जैसी कहानी में लपेट दिया है। हाँ। इसका जो मूल विचार है वो बहुत सीधा है, लेकिन लेखक इसे जिस नाटकीय अंदाज में पेश करता है वो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस कहानी के पर्दों को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का दर्शन क्या है। कहानी की शुरुआत ही बहुत भारी है। हम एक टेक उद्यमी से मिलते हैं जो अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाले जाने की कगार पर है। हाँ, बिल्कुल चट्टान के किनारे पर खड़ी है। बिल्कुल, वो इतनी निराश हो चुकी है कि अपनी जान लेने का सोच रही है। इसी हताशा में वो एक आखिरी कोशिश के तौर पर द स्पेल बाइंडर नाम के एक मोटिवेशनल गुरु के सेमिनार में पहुंचती है। और यहाँ लेखक का इरादा साफ है, वो कहानी की शुरुआत एक चरम संकट से करते हैं। ऐसा करके वो किताब के सिद्धांतों को महज लाइफ हैक्स नहीं बल्कि जीवन बचाने वाले नियमों के तौर पर पेश करते हैं। स्पेल बाइंडर का भाषण भी बहुत दमदार है। वो लोगों को भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय अपनी असल क्षमता को पहचानने के लिए उकसाता है। उसकी एक लाइन तो सच में छुपती है, हम में से बहुत से लोग 30 साल की उम्र में मर जाते हैं और 80 साल की उम्र में दफनाए जाते हैं। हाँ, ये सुनकर लगता है कि क्या हम भी बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या सच में जी रहे। लेकिन कहानी में असली ड्रामा तब शुरू होता है जब ये महान गुरु हजारों लोगों के सामने भाषण देते देते अचानक मंच पर गिर जाता है। और ये गिरना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक कहानी कहने का तरीका है। ये एक क्लासिक मेंटर का पतन है। जब गुरु अचानक हट जाता है तो शिष्य को अपने दम पर रास्ता खोजना पड़ता है। अच्छा। इसी अफरा तफरी में उद्यमी की मुलाकात एक कलाकार से होती है जो उस गुरु का बहुत बड़ा प्रशंसक है। दोनों ही टूटे हुए हैं और इसी साझा दुख में उनके बीच एक रिश्ता बन जाता है। और तभी एंट्री होती है कहानी के सबसे अजीब किरदार की। एक बेघर सा दिखने वाला आदमी उनके पास आता है, कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, लेकिन उसकी बातों में अजीब सा ज्ञान और कलाई पर एक बेहद महंगी चमकती हुई घड़ी। हाँ, एक तरफ फटे कपड़े और दूसरी तरफ महंगी घड़ी। कोई भी आम इंसान तो यही सोचेगा कि ये आदमी या तो चोर है या फिर इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। बिल्कुल। ये विरोधाभास जानबूझकर बनाया गया है। शर्मा का एक अरबपति को बेघर दिखाना एक बहुत चालाक मनोवैज्ञानिक चाल है। ये इस विचार को तोड़ता है कि सफलता हमेशा एक खास तरह से दिखती है, कि अमीर लोग हमेशा सूट बूट में ही होते हैं। बिल्कुल। ये पाठक को और कहानी के किरदारों को बाहरी दिखावे से परे जाकर ज्ञान को सुनने के लिए तैयार करता है। ये आदमी, जो बाद में स्टोन राइली के नाम से जाना जाता है, पहली बार किताब के मूल सिद्धांतों की नींव रखता है। हाँ, वो 4 साम्राज्यों की बात करता है। माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है। माइंडसेट का मतलब है आपकी सोच और विश्वास। हेल्थ सेट आपकी शारीरिक सेहत है, लेकिन हार्ट सेट और सोल सेट ज्यादा गहरे हैं। हार्ट सेट का मतलब सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी भावनात्मक दुनिया को साफ रखने, पुराने गुस्से या दुख दूर करने से है, ताकि आप पूरी तरह से वर्तमान में जी सकें। अच्छा। और सोल सेट आपकी आध्यात्मिकता, आपके उद्देश्य और दुनिया से आपके जुड़ाव की बात करता है। राइली का तर्क है कि सच्ची महानता तभी मिलती है जब आप इन चारों पर एक साथ काम करते हैं। लेकिन उस वक्त तो उद्यमी और कलाकार को ये सब पागलपन लगता है। वो आदमी वॉरेन बफेट को कोट करता है, अपने प्राइवेट जेट की बातें करता है। हाँ। उद्यमी तो कलाकार से फुसफसा कर कहती भी है, अगर इसके पास दौलत है तो मैं मदर टेरेसा हूं। यहाँ तक तो कहानी एक अजीब पहेली जैसी लगती है। बिल्कुल। और तभी कलाकार एक और ट्विस्ट लाता है। वो बताता है कि उसने स्पेल बाइंडर के पूरे भाषण की एक अवैध रिकॉर्डिंग कर ली है। ओहो। और जब वो उसे चलाते हैं तो किताब का मूल संदेश सीधे गुरु की आवाज में सामने आता है। हाँ। अब ये किसी बेघर आदमी की बातें नहीं बल्कि उस महान गुरु की शिक्षा है जिसे सुनने के लिए वे सब आए थे। और उस रिकॉर्डिंग में जो बातें हैं
वो आज की दुनिया के बहुत प्रासंगिक लगती हैं। जैसे ध्यान भटकाने वाली चीजों की लत आपकी रचनात्मकता का अंत है। आज हम सब अपने फोन से चिपके रहते हैं। ये लाइन तो सीधे दिल पर लगती है। और फिर जीत की शुरुआत आपके दिन की शुरुआत से होती है। सुबह के पहले घंटे ही नायकों का निर्माण करते हैं। और सबसे दमदार लाइन, अपनी सुबह के मालिक बनो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। हाँ, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। ये एक तरह से किताब का थीसिस स्टेटमेंट है और ये उद्यमी की कहानी से सीधे जुड़ता है, जो हमेशा व्यस्त रहती है, हमेशा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से घिरी रहती है। सही बात है। ये सिद्धांत उसकी समस्या का सीधा समाधान पेश करते हैं। इसी दौरान वो बेघर आदमी एक और जरूरी बात कहता है, जो वो एक पुराने इंडेक्स कार्ड पर दिखाता है। हर बदलाव शुरुआत में मुश्किल, बीच में अस्त-व्यस्त और अंत में शानदार होता है। ये बीच में अस्त-व्यस्त वाली बात मुझे बहुत सही लगी। मैंने जब भी कोई नई आदत जैसे जिम जाना या कुछ नया सीखना शुरू करने की कोशिश की है, पहला हफ्ता तो जोश में निकल जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरा तीसरा हफ्ता सबसे मुश्किल होता है, जब कुछ भी ठीक नहीं लगता। और शर्मा यहाँ सीधे तौर पर आदत बनाने के विज्ञान की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। शुरुआत में मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप अपने दिमाग के पुराने न्यूरल पाथवे को तोड़ रहे होते हैं। अच्छा। बीच में अस्त-व्यस्त वो दौर है जब आपका दिमाग नई वायरिंग बना रहा होता है। ये सचमुच एक कंस्ट्रक्शन जोन जैसा होता है। और अंत में शानदार तब होता है जब वो नई आदत ऑटोमेटिक हो जाती है, एक नया हाईवे बन जाता है। ये रोड मैप देकर शर्मा पाठक को ये समझाते हैं कि असुविधा और गड़बड़ी असल में प्रगति का संकेत है, हार का नहीं। ठीक है, यहां तक तो थ्योरी समझ में आती है। लेकिन फिर कहानी एक और अजीब मोड़ लेती है। मिस्टर राइली, यानी वो बेघर दिखने वाला आदमी, उन दोनों को मॉरिशस में अपने समुद्र किनारे के घर पर आने का न्योता देता है। हाँ? एक मिनट, तो वो उन्हें अपने प्राइवेट जेट से मॉरिशस बुला रहा है। एक आदमी जिससे वो अभी-अभी मिले हैं और जो बेघर लगता है। ये तो भरोसे से ज्यादा पागलपन लगता है। और यहीं पर कहानी का मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। वो दोनों क्यों जाते हैं? क्योंकि वे हताश हैं। खासतौर पर उद्यमी, जिसके पिता ने आत्महत्या की थी और जो खुद भी उसी रास्ते पर थी। जब आप जिंदगी में सब कुछ खो चुके होते हैं, तो आप ऐसे मौकों पर दांव लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिन्हें आप सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं अपनाते। बात तो सही है। उनका ये निमंत्रण स्वीकार करना इस बात का प्रतीक है कि वे बदलावों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और उनका सफर भी किसी सपने जैसा है। एक चमक-चमाती रोल्स रॉयस गाड़ी, 5 AC यानी 5 AM क्लब लिखा हुआ एक प्राइवेट जेट, और फिर मॉरिशस का खूबसूरत नजारा। बिल्कुल। वहां उन्हें सोने की तरह दिखने वाली तख्तियों पर 5 नियम लिखे हुए मिलते हैं। सब कुछ बहुत रहस्यमयी और भव्य है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब वे समुद्र किनारे पहुंचते हैं तो उन्हें एक लंबा, फिट, कांच से जैसी त्वचा वाला आदमी समुद्र को देखते हुए मिलता है। उन्हें लगता है कि ये मिस्टर राइली है। ओके। लेकिन जब वो आदमी पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि स्पेलबाइंडर होता है, जो बिल्कुल जिंदा और स्वस्थ है। एक मिनट, क्या मतलब गुरु का मंच पर गिरना, फिर ये बेघर आदमी, ये सब पहले से तय था? ये तो पूरा एक नाटक था। हाँ। तो फिर वो बेघर आदमी कौन था? ठीक उसी समय असली मिस्टर राइली सामने आते हैं और वो वही बेघर आदमी है, लेकिन अब बिल्कुल बदले हुए रूप में, फिट, ऊर्जावान और सिखाने के लिए तैयार। वाह। ये पूरा सेटअप एक सोची समझी रणनीति थी। ये एक शॉक एंड ऑ तकनीक है। किरदारों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर, उनकी पुरानी सोच को तोड़कर, उन्हें नई शिक्षाओं के लिए पूरी तरह से खुला और ग्रहणशील बनाने के लिए। अच्छा, मतलब ये एक इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस है, कोई क्लासरूम लेक्चर नहीं। एग्जैक्टली। वाओ। अब जाके ये पहेली सुलझी। तो अब असली ट्रेनिंग शुरू होती है। मिस्टर राइली आते ही कहते हैं समय का पाबंद होना शाही लोगों का गुण है। और फिर वो सुबह 5 बजे उठने के पीछे का दर्शन समझाते हैं। वो इसे एक कीस्टोन हैबिट कहते हैं। हाँ। तो कीस्टोन हैबिट का मतलब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है। इसका असर दूसरी आदतों पर कैसे पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। कीस्टोन हैबिट वो एक डोमिनो है जिसे गिराने से बाकी सारे डोमिनो खुद ब खुद गिर जाते हैं। अच्छा। चार्ल्स डुहिग ने अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में इस कॉन्सेप्ट को लोकप्रिय बनाया। राइली के अनुसार सुबह 5 बजे उठना सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। जब आप ये एक मुश्किल काम कर लेते हैं तो आपके अंदर एक मनोवैज्ञानिक जीत का एहसास होता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे दिन भर में दूसरे अच्छे फैसले लेना आसान हो जाता है।
जैसे हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना और जरूरी कामों पर ध्यान लगाना। ये एक आदत बाकी सभी अच्छी आदतों को खींच लाती है। और इसके पीछे कोई विज्ञान भी है या ये सिर्फ एक फिलॉसफी है? इसके पीछे न्यूरोसाइंस का तर्क दिया गया है। राइली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की क्षणिक हाइपोफ्रंटैलिटी की बात करते हैं। ओहो, ये तो बहुत भारी शब्द है। हाँ, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है कि सुबह सुबह आपके दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क करता है, चिंता करता है और बहाने बनाता है, वो थोड़ा शांत या सोया हुआ होता है। अच्छा। इस वजह से आपका क्रिएटिव दिमाग और फ्लो स्टेट में जाने की क्षमता चरम पर होती है। आपका आंतरिक आलोचक चुप होता है और आप बिना ज्यादा सोचे काम कर सकते हैं। दिलचस्प है। मिस्टर राइली दावा करते हैं कि इस एक आदत से उनकी ऊर्जा दुगनी और उत्पादकता 3 गुनी हो गई। लेकिन क्या ये विज्ञान हर किसी पर लागू होता है? कुछ लोग तो नाइट आउल होते हैं, मतलब उन्हें रात में ज्यादा अच्छा काम होता है। क्या उनके लिए सुबह 5 बजे उठना उतना ही फायदेमंद होगा? ये थोड़ा एक तरफा नहीं लगता? ये एक बहुत ही वाजिब आलोचना है और किताब इस पर सीधे तौर पर बात नहीं करती। आलोचक कहते हैं कि हर किसी का क्रोनोटाइप या बॉडी क्लॉक अलग होता है। हाँ। किताब 5 बजे के समय को लेकर बहुत सख्त है, लेकिन अगर हम इसके मूल सिद्धांत को देखें तो वो है विजय घंटा का, यानी द विक्ट्री आवर। विजय घंटा? हाँ, दुनिया की भागदौड़ शुरू होने से पहले बिना किसी भटकाव के 1 घंटा पूरी तरह से खुद पर निवेश करना। हो सकता है किसी के लिए ये सुबह 5 बजे हो, किसी के लिए 6 बजे। अहमियत समय की नहीं बल्कि उस शांत समर्पित घंटे की है। ये बात समझ में आती है। तो वो जीत के घंटे को कैसे इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं? यहीं पर 2020 फॉर्मूला आता है। वो कहते हैं कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच के 1 घंटे को 3 20 मिनट के हिस्सों में बांटें। ओके। पहले 20 मिनट मूव, यानी कोई तेज एक्सरसाइज जिससे पसीना आए। ये आपके दिमाग में BDNF और डोपामाइन जैसे केमिकल रिलीज करता है जो फोकस और ऊर्जा बढ़ाते हैं। दूसरे 20 मिनट? दूसरे 20 मिनट हैं रिफ्लेक्ट। इसमें जर्नलिंग, ध्यान या योजना बनाना शामिल है। ये आपको दिन के लिए स्पष्टता और शांति देता है। और आखिरी 20 मिनट हैं ग्रो। इसमें आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको बेहतर बनाए, कोई किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना या कोई नई स्किल सीखना। तो ये फॉर्मूला आपके हेल्थ सेट, सोल सेट और माइंड सेट तीनों पर एक साथ काम करता है। और कहानी इस सेक्शन को एक और नाटकीय मोड़ पर लाकर छोड़ती है। जैसे ही वे ये सब सीख रहे होते हैं, उद्यमी के फोन पर एक जान से मारने की धमकी भरा मैसेज आता है। हाँ, जो उसके निवेशकों ने भेजा है। ये असल दुनिया का खतरा उस शांत माहौल में वापस आ जाता है। वाह, मतलब एक तरफ ये शांति और ज्ञान की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ सीधी जान से मारने की धमकी। हाँ, ये तो एकदम फिल्मी है। बिल्कुल। और ये भी एक जानबूझकर डाला गया तत्व है। लेखक ये दिखाना चाहता है कि ये सिद्धांत किसी मठ में या दुनिया से दूर रहकर अभ्यास करने के लिए नहीं है। ये असल दुनिया की क्रूर, मुश्किल और जानलेवा चुनौतियों का सामना करने के लिए है। ये धमकी उस शांत माहौल को तोड़कर ये याद दिलाती है कि असली रणभूमि बाहर की दुनिया में है और ये सुबह की आदतें उसी लड़ाई के लिए हथियार हैं। तो आज हमने द 5 AM क्लब की दिलचस्प और थोड़ी कह सकते हैं नाटकीय कहानी की शुरुआत को समझा। हमने देखा कि कैसे किरदार अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में एक नए और अजीब विचार को अपनाने के लिए विश्वास की एक बड़ी छलांग लगाते हैं। इन शुरुआती अध्यायों का सार स्पष्ट है। बड़े बदलाव के लिए अक्सर रोज की आदतों में एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत होती है और ये सुबह को उत्कृष्टता के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणभूमि के रूप में प्रस्तुत करता है। सही है। और कहानी में रहस्य, रोमांच और भव्यता का इस्तेमाल इन सिद्धांतों को सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक अविस्मरणीय अनुभव बनाने के लिए किया गया है। किताब सुबह 5 बजे उठने को एक जादुई समाधान के रूप में पेश करती है। तो इस पर सोचने के लिए एक विचार ये है, किताब 5 बजे के समय पर बहुत जोर देती है, लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है कि आप किस समय उठते हैं, बल्कि ये है कि आप किस लिए उठ रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मिशन या उद्देश्य है जिसके लिए वो सुबह का शांत घंटा आपके लिए मोल भाव का विषय ही न रहे? और क्या होगा अगर हम उस 1 घंटे को दुनिया के सभी भटकामों से अपनी पूरी ताकत से बचाएं, चाहे वो सुबह 5 बजे हो या कोई और समय?